अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज है 23 जनवरी सन 2022 और अभी अभी ख़त्म हुआ है यूपी टेट सन 2022 का इम्तिहान। और इम्तिहान ख़त्म होने के फ़ौरन बाद मैं एम अली आप लोगों के लिए उर्दू की आंसर की लेके हाजिर हो गया हूँ। बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ वगैरह आपको सुनाई देगी, आप उसे इग्नोर कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग क्या कीजिए, कमेंट में ये लिख दीजिए कि पेपर इस बार कैसा था, आसान था, मुश्किल था या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि हैदरी स्टडी पॉइंट की जानिब से यूपी टेट उर्दू में आपको कितनी हेल्प मिली। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला सवाल आपके सामने है और इसमें यह पूछा जा रहा है कि ज़बानों के किस ख़ानदान से उर्दू का ताल्लुक़ है। तो हमारी जो उर्दू ज़बान है ये हिंद यूरोपीय ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, जिसे हिंदी में भारोपीय भाषा परिवार कहा जाता है। तो इसलिए हमारा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसमें यह पूछा जा रहा है कि शेरुल अजम क्या है। तो शेरुल अजम ये शिबली नोमानी की एक किताब है। ये फ़ारसी शायरों की तारीख़ इसमें बयान की गई है। शिबली नोमानी ने फ़ारसी के शायरों का तकाबुली जायज़ा इस किताब में लिया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फ़ारसी शायरी की तारीख़ है। इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल, उन लोगों के लिए आसान है जिन्होंने हैदरी स्टडी पॉइंट से तैयारी की थी। सवाल ये है कि कलाम में किसी बात का वो सबब बयान करना जो उसका असल सबब न हो क्या कहलाता है। क्या उसको रियायत लफ्ज़ी, तज़ाद, लफ़ो नस्र या फिर हुस्न तालील। हुस्न तालील, यहाँ पे तालील की जो वर्तनी है वो अशुद्ध है, तालील इस तरह से होगा। ठीक है, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, तालील इस तरह से होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जिसमें किसी बात का वो सबब बयान किया जाए जो असल न हो, तो उसमें कौन सी सेनत होती है। तो मैंने आपको एक शेर सुनाया था, प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। इस शेर में कौन सी सेनत है मैंने आपसे पूछा था, कराया भी था। इसके अलावा मैंने एक और शेर आपको कराया था कि आती हैं उसको देखने मौजें कशा कशा, साहिल पे बाल खोले नहाती है चांदनी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन दोनों में सनत हुस्न तालील है। क्यों? क्योंकि इसमें शायर किसी बात का सबब वो बयान कर रहा है जो असल नहीं है। जैसे पहली जो मिसाल दी उसमें जो दरिया की साहिल से जो मौजों का टकराना है वो तो स्वाभाविक बात है, फितरी बात है। लेकिन शायर कह रहा है कि इसलिए प्यासी प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, चूँकि इमाम हुसैन इस्लाम की जो फ़ौज थी वो 3 रात से भूखी और प्यासी थी, इसलिए मौजें जो हैं वो अपना सर पटक रही थी। हालांकि साहिल पे मौजों का आना ये तो फितरी बात है, इसलिए इसमें हुस्न तालील है। तो याद रखिएगा, जब किसी बात का सबब वो बयान किया जाए जो असल में ना हो तो वो हुस्न तालील होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कलाम में किसी मशहूर वाक़या, मुकाम या रिवायत की तरफ इशारा हो। मैंने कई बार आपको बताया जिसमें पुराना किस्सा हो, जिसमें किसी मशहूर वाक़ये का ज़िक्र हो, तो वो हमेशा सेनत तलमी हुआ करता है। मैंने एग्ज़ाम्पल आपको दिया था कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम अभी। अब एक और सवाल आएगा जो कि सेनत तलमी का होगा, और मैंने जो एग्ज़ाम्पल कराया था वही एग्ज़ाम्पल सेम का सेम आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। वो फ़ेल जिसका काम करने वाला न हो, यानी जिसका फ़ाइल न हो, उस फ़ेल को हम क्या कहते हैं। तो उसको हम फ़ेल मजहूल कहते हैं। जैसे उर्दू पढ़ा गया, किसने पढ़ा ये नहीं पता, तो उसको आप फ़ेल मजहूल कहेंगे। कपड़ा धोया गया, किसने धोया नहीं पता। ठीक है, तो काम करने वाला जिसमें न हो उसको हम फ़ेल मजहूल कहते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम हुआ। मैंने कई बार बताया, फोर्ट विलियम कॉलेज से एक या दो सवाल ज़रूर आएगा। आ गया ना। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में कलकत्ता में लॉर्ड वेलेस्ली के हुक्म पर कायम हुआ। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलिए, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मुझे लगा था इसमें दूसरा मिसरा पूछेगा, लेकिन इसमें पूछ दिया कि जो कुछ है ना ये कौन सी ज़मीर है। ठीक है, ये ज़मीर तनकीर है। अगले सवाल पे इसमें ये कहा जा रहा है, पेडागोजी का सवाल है। मैंने सेम यही सवाल अपने मैराथन में कराया भी है।
तदरीसी अमल को मुअस्सिर और दिलचस्प बनाने के लिए कौन सा तरीका ज़्यादा मौजूद है, यानी कि टीचिंग मेथड को आप इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, मौजू की मुनासिबत से यानी कि टॉपिक की रिलेवेंसी से टीचिंग का जो एड्स हैं, जो टीएलएम्स हैं, उनको आप अवेलेबल कराएंगे, या फिर अहम और गैर अहम बातों को तमीज़ न करना, यानी कि जो अहम और गैर अहम बातें हैं उनमें आप डिफरेंस नहीं करेंगे, या फिर तीसरा ऑप्शन है मुश्किल मानी की तरफ तवज्जो मबजूल कराना, यानी कि जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है उनकी ओर ध्यान आकर्षित कराना, या फिर मौजू का तारुफ। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि तदरीसी अमल को दिलचस्प बनाने का कौन सा तरीका ज़्यादा मुनासिब है, तो मौजू की मुनासिबत से तदरीसी सामान की फराहमी, यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसमें ये पूछा जा रहा है कि बादल गरजता रहा और बिजली चमकती रही, ये किस तरह का जुमला है, माजी मुतलक है, माजी एहतिमाली है, माजी इस्तिमरारी, या फिर माजी करीब। तो गरजता रहा, चमकती रही, बादल गरजता रहा यानी कि कंटिन्यूअस काम हो रहा है, तो इसलिए इसमें माजी इस्तिमरारी है। गुबारे खातिर क्या, मैंने कई बार बताया, ये खतूत का मजमूआ है, किसके, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के किला अहमदनगर जेल में लिखा गया। इसके मकतूब ले यानी कि जिसके नाम ख़त लिखा गया उनका नाम हबीबुर रहमान शेरवानी था। चलिए, खामोश मुतालिया का अहम मकसद क्या है, जो हम साइलेंट रीडिंग करते हैं, जो हम मौन पठन कहते हैं, क्या उसका मकसद इबारत की तफहीम है, तलफ़ुज़ की दुरुस्तगी है, इमला की दुरुस्तगी, या फिर शोर कम करना। देखिए, मुताले, खामोश मुताले की बात करें तो इसमें शोर तो कम होता है, लेकिन इसका अहम मकसद ये नहीं है कि आप शोर कम करें इसलिए खामोश मुताला करें। इसका अहम मकसद है इबारत की तफहीम, तो इसलिए यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक और सवाल आ गया, सेम मैंने यही सवाल कराया था। आग है औलाद इब्राहीम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है, इसमें कौन सी सिनत इस्तेमाल की गई है, तो इसमें सिनत तलमी है, क्योंकि इसमें पुराने किस्से या फिर तारीखी रिवायत का जिक्र हो रहा है। ठीक है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, इसलिए इस शेर में सिनत तलमी है। अफसाना लाजवंती किसका है, ठीक है, मैंने अफसाने जो कृष्णचंद्र के थे सब मैंने आपको बताए थे, गरम कोट वगैरह इनकी तसानीफ बताई थी। ठीक है, अपने दुख मुझे दो, तभी मैंने लाजवंती ये अफसाना बताया था किसका है, तो राजेंद्र सिंह बेदी का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज़मानी एतबार से सही की निशानदही कीजिए। सबसे पहले कौन, तो वली दकनी, फिर मीर तक मीर का ज़माना आता है, फिर गालिब का, और सबसे बाद में इकबाल का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। इंद्र सभा ये क्या है भाई, तो इंद्र सभा अमानत लखनवी की तसनीफ़ है। ये किस सिन्फ से इसका ताल्लुक़ है, तो ये ड्रामा है, उर्दू का पहला ड्रामा कुछ लोग इसको मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम और तुम कल सुबह सैर को चलेंगे, सेम यही सवाल मैंने कराया था, अगर आप कहेंगे तो अगली वीडियो में स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। हम और तुम कल सुबह सैर को गए थे, इस जुमले में मुब्तदा कौन है, तो हम और तुम है, पहला वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। मिंदजा जेल में से कौन सा जुमला दुरुस्त है, यहाँ पे चारों जुमलों को आप पढ़िए, आपको पता चलेगा कि तुम जाओ बाज़ार से सब्ज़ी लाओ, ये जुमला सही है। चलिए, किस सन में उर्दू सरकारी दफातर की ज़बान करार दी गई, ये एक ऐसा सवाल है जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, जिसको मैंने नहीं कराया था, मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जवाब बता दे रहा हूँ। ठीक है, 1832 में उर्दू को सरकारी दफातर की ज़बान करार दिया गया, तो इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन ने गालिब पर कौन सी किताब लिखी, जब भी अल्ताफ़ हुसैन का जिक्र आता था मैं 3 किताबें आपको बताता था। एक मैं बताता था हयात सादी जो कि सर सैयद के ऊपर हाली ने लिखी, दूसरा मैं बताता था आपको हयात जावेद में एक बताता था जो सर सैयद अहमद खां की सवान हयात है, फिर मैं आपको हयात सादी बताता था जो शादी की सवान हयात है, फिर मैं आपको यादगार गालिब बताता था। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब पर जो किताब लिखी उसका नाम है यादगार गालिब, तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए, कवायद की तदरीस के ज़रिए किस तालीमी अमल को फ़रोग़ देना मकसूद है, हम क्यों बच्चों को ग्रामर पढ़ाते हैं, क्या इसलिए ताकि बच्चे मजमून निगारी कर सकें,
ज़बान के आगाज़ व इर्तिका से वाकफ़ियत उनको हासिल हो जाए कि ज़बान कब शुरू हुई उर्दू, ठीक है, उसका इर्तिका कैसे हुआ। क्या इससे कवायद की तदरीस का कोई ताल्लुक़ है? नहीं, ग्रामर का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। शायरी करने और बैतबाज़ी करने से भी कवायद की तदरीस का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम इसलिए कवायद की तदरीस कराते हैं ताकि बच्चे लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है उसको आसानी से समझ सके, यानी कि ज़बान के सरफ़ी और नहवी उमूर की बाकायदा तरबियत हम बच्चों को दे सके। इसीलिए हम बच्चों को क्या करते हैं, कवायद की तदरीस कराते हैं। इसलिए हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक पैसेज है, पैसेज में 82 से लेकर के 85 तक के जो सवालात हैं उनका जवाब हमें देना है, ठीक है। जो मैंने अंडरलाइन किया है उसे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पैसेज को नहीं पढ़ते हुए सीधे आता हूँ सवालों पे। चलिए, पहला सवाल आपके सामने है जो कि है ये कि बौद्ध मत और जैन मत हिंदुस्तान की तहजीबी ज़िंदगी में क्या रखते थे? तो एक तहजीब का तसलसल था, ठीक है। जो लोग अनोखी चीज़ थी वो कह रहे हैं वो गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई अनोखी चीज़ थी समझना, कोई ऐसा वाक़या समझना तारीखी बहाव में बिल्कुल अलग थलग मालूम हो, सही नहीं है। सीधे इसमें पैसे मिले, सही नहीं है, तो आपने इसको सही कैसे कर दिया? अरे भाई, बौद्ध मत और जैन मत हिंदुस्तान की तहजीबी ज़िंदगी में तहजीब का एक तसलसल था, यानी कि जो कल्चर है उसका एक क्रम था, संस्कृति का एक क्रम था। तो यहाँ पे हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ब्राह्मणी निज़ाम की रुस्तम परस्ती और सख्त गिरी से हिंदुस्तानी समाज में किस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई? तो अगर आप देखेंगे तो इसको कीवर्ड के तौर पर याद कर लेंगे, रुस्तम परस्ती और सख्त गिरी, तो आपको फ़ौरन जवाब मिल जाएगा। पैसेज में मैं दिखाई देता हूँ। चलिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे, इसको सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे ना तो आपको फ़ौरन समझ में आएगा। ये अवामी समाजी इनकलाब इन मज़ाहिब की शक्लों में रूनुमा हुए। अब देखिए, यहाँ से आप पढ़ेंगे पूरा सेंटेंस तो समझ में आएगा। ब्राह्मणी निज़ाम की रुस्तम परस्ती और सख्त गिरी ने इन कदरों और फ़िक्री कारनामों को जमूद की एक ऐसी मंजिल पर पहुंचा दिया जहां इनकलाब की ज़रूरत थी। और ये समाजी अवामी इनकलाब, यानी कि किसकी ज़रूरत थी? समाजी अवामी इनकलाब की। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ब्राह्मणी निज़ाम की रुस्तम परस्ती और सख्त गिरी से हिंदुस्तानी समाज में किस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई? तो अवामी और समाजी इनकलाब की। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बैकग्राउंड में जो आवाज़ है गाड़ियों की आवाज़, उसे आप इग्नोर कीजिएगा। चलिए, सेंटर के बाहर फ़ौरन आप लोगों के लिए आंसर की बना रहे हैं। बौद्ध मत ने हिंदुस्तानी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब किए? तो आप पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मुरव्वजा इक़्तिदार और रिवायात को नए पहलू और नए रंगो आहंग से आशना किया। चौथा वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हक की जुस्तजू और इंसानी मुसर्रत की तलाश में कौन दो निज़ाम एक हो गए? तो आप देख सकते हैं पैसेज में कि बौद्ध और ब्राह्मणी ये दोनों निज़ाम आखिरकार एक हो गए। तो इसलिए आपका बौद्ध और ब्राह्मणी कौन से वाले ऑप्शन में है? तो पहला ही ऑप्शन जो है वो ब्राह्मणी निज़ाम और बौद्ध मज़हब है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। कई बार मैंने ये सवाल कराया है कि तरक्की पसंद तहरीक की कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? जो पहली वाली थी तो 1936 में हुई थी, लखनऊ में प्रेमचंद ने इसकी सदारत की थी, ठीक है। चार मिसरों की नज़्म किसको कहते हैं? तो रुबा के मतलब होता है चार, और रुबाई ऐसी नज़्म होती है जिसमें चार मिसरे होती हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। मैंने कई बार कराया है, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है। आगे बढ़ते हैं। नज़्म के लुग़वी माने, अभी रिसेंटली कराया है, लड़ी में मोती पिरोना, ये नज़्म के लुग़वी माने हैं। आगे बढ़ते हैं। हंसने वाले हंसते हैं, रोने वाले रोते हैं, इस जुमले में इसमें फ़ाइल कौन सा है? तो यहाँ पे हंसने वाले ये इसमें फ़ाइल है और रोने वाले भी इसमें फ़ाइल है, इसलिए यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमने उर्दू के
जो 30 सवालात पूछे गए थे आपके सामने डिस्कस किए। आप कमेंट में लिखिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं और हैदरी स्टडी पॉइंट की जानिब से आपको कितनी मदद मिली। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।